नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमन एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, आज पहले हम उसी की कुछ बेसिक बातें करते हैं और फिर अपने लेक्चर को गॉस थ्योरम तक बढ़ाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हैव अ नाइस डे और होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है। अर्थात हम जरा सी बात करें तो जो ये फ्लक्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस पासेस थ्रू द सरफेस। अर्थात किसी सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर मैं इसे n से डिनोट करूं, जहां n क्या है? n इज द number of field line passes through a surface. Okay, passes through a surface। अर्थात इसका मतलब क्या समझे? अर्थात किसी सरफेस से जितनी ज्यादा फ्लक्स, अर्थात फ्लक्स लाइनें या हम फील्ड लाइनें कहें या फोर्स लाइंस कहें, वो सारी जितनी ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में गुजरेंगी उतना ज्यादा उस सरफेस से संबद्ध फ्लक्स होगा। ठीक है, जैसा कि हमारा एक फॉर्मूला था, लास्ट डे हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ फ्लक्स की बात की थी। ठीक है, अर्थात हम उसका वेक्टर रूप देखे थे, जहां पे ये लाइन सरफेस इंटीग्रल को शो करता है। हालांकि सरफेस इंटीग्रल 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक नहीं है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ओके, सो हमने फाई बराबर देखा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए cos थीटा, बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट इन दैट, डॉट प्रोडक्ट है, अर्थात इन दोनों के बीच बने कोण का कॉस एंगल भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसा कि हमने इसका मॉडुलस फॉर्म, अर्थात मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करूं तो ये लिखा गया है। हालांकि ये अदिश राशि है, क्योंकि किसी हम जानते हैं किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो मैं इसके बगल आपको लिखने की कोशिश करता हूं, ये क्या है अपना? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ओके, ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि ये हमने बताया था कि एरिया वेक्टर जो होता है किसी सरफेस के मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरफेस और इन दोनों के बीच बना जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। राइट है? ओके, और ये 3D में फिगर है। जस्ट लाइक अगर मैं एज्यूम करवाऊं तो ब्लैक बोर्ड और ये डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज एरिया वेक्टर ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड। ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ओके, सो अपन पहले रिवीजन कर ही रहे हैं। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर इन दोनों के बीच में थीटा कोण बना है, अगर इन दोनों के बीच में थीटा बना है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो ये अपन ने बेसिक बात लास्ट लेक्चर की पूरी की। आइए आज कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, कि फ्लक्स इससे संबद्ध होगा कि नहीं होगा। वेट फॉर अ मिनट। ओके, प्लीज। आइए तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ प्रश्न। हम देखेंगे किसी क्लोज सरफेस से आखिरकार उससे फ्लक्स संबद्ध है या नहीं है। जैसा कि अगर मैं एक प्रॉब्लम लूं, बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रॉब्लम लूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके, ये अपना एक क्यूब बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अच्छा, क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं हमें पता है, 6 फेसेस होती हैं। ओके, और हमने इसे प्लेस कहाँ किया है, जरा आप ध्यान देंगे बात। तो मैंने इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से संबद्ध किया है, जो कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ओके, राइट है। अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो कि पास करता है एक्स एक्सिस के सरफेस से गुजरने वाली फलकों से, अर्थात ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है, मान लेते हैं, और ये यूनिफॉर्म इन नेचर है, मतलब एक समांतर रेखाओं से मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, राइट है। तो अब बात करते हैं किन किन सरफेसों से फ्लक्स होगा और किन किन सरफेसों से फ्लक्स नहीं होगा। आइए पहले हम बात कुछ नामकरण की भी कर लें कि फेसेस का नामकरण करना है हमें। तो सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। ओके, तो आप जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं अगर ये बात आपको समझ में आए तो आप फ्लक्स की बहुत अच्छी फील लेके आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कि बात करूं पहले इस फ्लक्स से। अच्छा, हमें पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू एनी सरफेस हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं फेस लेते हैं हम पहले, फेस कौन सा फेस लूं, अगर मैं बात करूं ए बी जी एफ, राइट है। अगर मैं फेस ए बी जी एफ की बात करूं तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ए बी जी एफ की अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन की ओर होगा, जब आप सोचो। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ये जेड एक्सिस के अलोंग होगा कि नहीं होगा, होगा। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। दैट मींस हम लिख सकते हैं कि इससे संबद्ध जो फ्लक्स होगा दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, अगर हम थोड़ी सी बात करें और तो हम लिख सकते हैं E और dA। अच्छा, बात करें E और dA वेक्टर के बीच में बना कोण, जैसे कि ये z एक्सिस के अलोंग है और ये x एक्सिस के अलोंग है। अगर मैं बात करूं z एक्सिस और x एक्सिस के बीच के कोण की तो ये 90 अंश होता है। ओके, 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन एनी टू ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर एक्सिसेस। ओके, एक्सिस। तो लेट अस सी कैसे होता है। तो हम बात करें इससे सरफेस इंटीग्रल की, तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो ई ए डीए ले लेते हैं, डीए मैंने लिया है तो डीए ले लेते हैं, ठीक है। ई डीए कॉस 90। तो बताइए क्या कोई इस फेस से फ्लक्स संबद्ध है, जरा ये आंसर देखते हैं क्या होगा। cos 90 की वैल्यू वी नो दैट कितनी होती है, 0। cos 90 की वैल्यू 0, सो इस पूरे होल ऑफ द सिस्टम की वैल्यू कितनी हुई, 0। तो इस फेज से संबद्ध जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। आइए किसी दूसरे फेज से भी देखते हैं आखिरकार कितना फ्लक्स जा रहा है। ओके, मानने को अगर हम एरिया की बात ही करते हैं, एरिया की भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे अगर मैंने क्यूब बनाया है तो उसकी साइड एरिया दी गई है, तो वी कैन फाइंड आउट एनी फेस एरिया ऑफ एनी फेसेस। ओके, तो आइए एक और प्रॉब्लम इसी से देखते हैं कि उस फेस से फ्लक्स कितना होगा और क्या होगा। ओके, लेट्स सी। ओके, सो हम बात करते हैं फेस कौन सी लेंगे, बी सी डी एफ। फिर से देखिए बी सी डी एफ, ये मैं सारी 3D में चर्चा कर रहा हूं, इसलिए आप कोऑर्डिनेट एक्सेस का विशेष ध्यान दीजिए, राइट है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कैसे होता है। ओके,
सो अगर मैं ए बी सी डी जी, ठीक है, बी सी डी जी फेस की बात करूं, बी सी डी जी फेस की बात करूं तो ठीक है भाई, अगर मैंने फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो भाई ऐसे, अगर मैं फेस बी सी डी जी से बात करूं तो उससे संबद्ध फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी ए भाई वेक्टर फॉर्म हुआ। आइए देखते हैं एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बना कोण कितना है। लेट अस सी, अगर मैं बात करूं तो बी सी डी जी ये हुआ, और ये कैसे होगा समझिए, ये फील्ड ऐसे है और ये ऐसे है, इस डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस। ओके, अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो एरिया वेक्टर में भी डायरेक्शन कितना हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ एरिया वेक्टर का, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आई कैप डिनोट्स व्हाट, एक्स एक्सिस के अनदिस हमारी इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे बात करूं तो एंगल इनके बीच कितना बना, 0 डिग्री, तो cos 0 हम लिखेंगे, एनी डाउट, नो डाउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इससे संबद्ध फ्लक्स की बात करूं तो क्या, सरफेस इंटीग्रल ई तो कांस्टेंट है, कितना है, ई ही है, डी ए आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1। ओके, सो यहाँ पे कांस्टेंट है, मैंने बोल दिया था पहले ही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो ओके, सरफेस इंटीग्रल डीए, ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे सरफेस का एरिया डी सी डी जी, जिसका एरिया क्या है मैंने बोला है ये क्यूब है तो इसका एक फेस स्क्वायर होगा, तो इसकी एरिया क्या होगी, साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स कि ई, अपन इसे थोड़ा अलग कर लेते हैं। ओके, ई ए स्क्वायर, दैट्स आंसर। ओके, ओके फ्रेंड्स, ओके, प्लीज।